हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अंकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। हम बात कर रहे हैं जेईई मेन 2023 के ऑफिशियल पेपर सॉल्यूशन की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जैन 2023 के शिफ्ट 1 पेपर की। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ओस्टवाल्ड प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये पी ब्लॉक का 15th ग्रुप से क्वेश्चन है। आपको पता है कि हम लोग अमोनिया के ऑक्सीडेशन से HNO3 बनाने की प्रोसेस को ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम प्लैटिनम कैटलिस्ट लेते हैं। ये प्लैटिनम कैटलिस्ट होगा और 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, जिससे कि NO का प्रोडक्शन होगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और वो NO2 में कन्वर्ट होगा। बस यहीं तक सवाल पूछा आपसे। इसमें क्वेश्चन पूछा है A obtained by the Ostwald process giving the oxidation of ammonia। अमोनिया के ऑक्सीडेशन से आपको NO मिल गया, सो NO is A। उसके बाद बोल रहा है कि B on hydration to form oxo acid। अच्छा, इसका अगर मैं हाइड्रेशन कर दूं, ऑक्सो एसिड इज फॉर्म्ड। इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया और ऑक्सीडेशन करने के बाद मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं। हाइड्रोलिसिस करके मुझे मिलता है HNO3 और साथ में मिलता है NO, यानी NO फिर से A मिल गया आपको। देखिए यहां पे अपॉन फर्दर एयर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस बी ऑन हाइड्रेशन। देखिए क्या हुआ, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से आपको NO मिला, NO का फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो NO2 मिल गया। NO2 B है। B का अगर हाइड्रेशन कर दिया आपने, यानी उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो आपको ऑक्सी एसिड मिल गया HNO3 और NO मिल गया। तो ये रिएक्शन है और इस पे आपसे पूछा है A और B क्या है, तो दिख रहा है आपको A NO है और B NO2 है। सो 4th पार्ट विल बी द आंसर। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट फिर से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्मॉग। स्मॉग के लिए आपको दिखता है करेक्ट स्टेटमेंट, क्लासिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं है। बोथ NO2 एंड SO2 रिप्रेजेंट क्लासिकल स्मॉग, नहीं। NO2 इज प्रेजेंट एज क्लासिकल स्मॉग, ये भी नहीं। फोटोकेमिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ओजोन, इस जैसे उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 4th ऑप्शन करेक्ट आपका है, इसलिए ये आंसर हुआ फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ओजोन एंड HNO3, ये इसमें होता है। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, फैक्ट है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M3+2 M2+ फॉर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड कोबाल्ट आर रिस्पेक्टिवली गिवन है। द मेटल आयन विच कैन लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड आर। अब देखिए, हमें सबसे पहले तो देखिए H2 गैस लिबरेट हो रही है डाइल्यूट एसिड, दैट मींस H+ से हमें मिल रही है H2। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, इसके देखें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। +1 ऑक्सीडेशन नंबर से 0, दैट मींस यहां पर रिडक्शन हो रहा है, नंबर 1। अच्छा, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाफ सेल है उसका रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस दूसरे हाफ सेल का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर मोर नेगेटिव है, दैट मींस छोटी है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी है या मोर पॉजिटिव है, सो अल्टीमेटली उसका रिडक्शन होगा। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0.0 वोल्ट हो रहा है। रिडक्शन H+ से H2 का हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऐसे हाफ सेल का होगा जिसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 से कम है। मोर नेगेटिव मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो कम किस किस की है, -0.26, -0.41 एंड दैट्स इट। सो वेनेडियम एंड Cr की अल्टीमेटली V2+ एंड Cr2+, ये दो हमारे
आंसर हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन में गिवन है, सो थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। तो बच्चों चलते हैं इस क्वेश्चन पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का यह क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम के लिए लेमन सीरीज की लैम्डा गिवन है। हमें पता करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज फॉर ऑफ He प्लस आयन की। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में अगर हम बच्चों बात करें Z इज इक्वल टू 1 है हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। रिट्जबर्ग इक्वेशन या रिट्ज इक्वेशन की हम बात करते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा जी, यहां पर लैम्डा वेवलेंथ ऑलरेडी गिवन है, तो फर्स्ट केस में जब हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब बनती है बच्चों? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनती है जब इनफाइनाइट से लेमन सीरीज दैट मींस n1 इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट पे हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन होता है। तो अल्टीमेटली n1 की वैल्यू क्या है बच्चों? दैट इज 1, और n2 की क्या है? इनफाइनाइट। सो वैल्यूज को पुट अप कर देंगे। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमारे पास हो गई दैट इज आर के बराबर। दैट इज नंबर 1। और सेकंड अगर हम बात करें सेकंड केस की, अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। बामर सीरीज जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में फॉल डाउन हो, और लॉन्गेस्ट सीरीज दैट मींस यहां पर थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बनेगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1 अपॉन लैम्डा डैश दैट इज रिट्जबर्ग इक्वेशन, लैम्डा डैश वेवलेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू आर इंटू जेड। He प्लस के लिए z की वैल्यू 2 होगी, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर के बराबर। अच्छा जी, r की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा है, r की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा रख दें। सो यहां पर 1 अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू 4 अपॉन लैम्डा इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5 अपॉन 36 के बराबर। 4 से 36 9 टाइम कैंसल आउट, सो लैम्डा डैश इज इक्वल टू 9 लैम्डा अपॉन 5 के बराबर। 9 लैम्डा अपॉन 5 सेकेंड ऑप्शन में गिवन है, सो सेकेंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करके उसकी बॉन्ड एनर्जी को वीक कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी आपकी क्लोरीन की होती है, उसके बाद आपकी बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन की होगी, उसके बाद वाला ऑप्शन फ्लोरीन का होगा, और उसके बाद वाला ऑप्शन आयोडीन का होगा। ऐसे ऊपर से नीचे आने पर यह डिक्रीज होगा, यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आपकी क्लोरीन की होगी। हाईएस्ट पूछा है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज लाइन यहाँ की ऐसी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। वैल्यूज दी हुई 57, उसमें से 12 माइनस कर दीजिए, ब्रोमीन के लिए आ जाएगा, उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, फ्लोरीन के लिए आ जाएगा, उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, आयोडीन के लिए आ जाएगा। 57 से शुरू होकर 12, 6, 3 घटाते जाइए, उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की वैल्यू आती है यूनिट्स में। क्वेश्चन यहां पर गिवन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके फॉर द फॉलोइंग फिनॉल इज। यहां पर 5 कंपाउंड हमारे पास गिवन है, पीके का करेक्ट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता करना है। ओके, तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड को पहचाने, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। सो ए कंपाउंड हमारा हो जाएगा, व्हाट इज दैट? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो ये लीजिए हमारा फिनॉल बना, और फर्स्ट कार्बन तो सेकंड कार्बन पर NO2 है, एंड फोर्थ कार्बन पर भी NO2 है। अच्छा जी, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, 4 नाइट्रोफिनॉल है। सो लीजिए जी 4 नाइट्रोफिनॉल, सो दिस वन एंड 1 2 3 4 दैट मींस पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर बच्चों ध्यान दें, थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज कर देता हूं, उसका रीजन भी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं ई कंपाउंड लिखता हूं। कौन सा? ई कंपाउंड 3 क्लोरोफिनॉल। सो ये हमारा 3 क्लोरोफिनॉल हुआ। So 1 2 3, so this one is chlorine like that. उसके बाद में अगर हम बात करें डी की, हम बात करेंगे दैट इज एक्चुअली बच्चों फिनॉल है। सो दिस वन इज फिनॉल, और उसके बाद में सी की हम बात करेंगे दैट इज 2 4 5 पर ट्राई मिथाइल है। ओके, सो ये हमने फिनॉल बनाया, और
दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 245 दैट मीन्स 245 पर हमारा मिथाइल ग्रुप है। अच्छा, ये तो एक बात, इसको इस सीक्वेंस में क्यों लिखा वो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके हमें पता करना है। एज वी नो पीके का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ के के बराबर। अच्छा, के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, सो एसिडिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई के ए के, और क्योंकि माइनस है अल्टीमेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई पी के ए के। पीके का ऑर्डर एसिडिटी ऑर्डर के रिवर्स होगा, यह बात भी समझ आती। एसिडिटी कैसे निकालें, कंपाउंड को सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करें, कॉन्जुगेट बेस को देन स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें। जिस कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा उस कंपाउंड की एसिडिटी भी ज्यादा। तो कॉन्जुगेट बेस सी भी लिख देता हूं, स्टेबिलिटी जिस कंपाउंड की ज्यादा होगी उस कंपाउंड रिस्पेक्टिव कंपाउंड की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो इसको अगर कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करा तो बच्चों H प्लस हट जाएगा, H प्लस हटा तो O माइनस आएगा। सो यहां पर अगर हम यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट O माइनस। अच्छा जी, तो ये रिस्पेक्टिवली कॉन्जुगेट बेस मिल गए। ओके जी, और यहां पर अगर बच्चों में बात करूं, ओके सो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये सबसे पहले तो प्रॉपर बनाते हैं O माइनस। स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, हमारे सिस्टम में ऑक्सीजन नेगेटिव में है, NO2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर है दैट मींस वो हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सिस्टम को स्टेबलाइज करेंगे। सो यहां पर लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर पुश करेंगे। ऑलरेडी ओपन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डिक्रीमेंट आएगा या डिस्टेबलाइजेशन होंगे, तो डिस्टेबल होंगे। यहां तक बात क्लियर। सो आगे देखते हैं, अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर है तो माइनस M इफेक्ट शो करेंगे। दो दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हमारा जो सिस्टम है कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल होगा। अच्छा जी, उसके बाद में अगर हम B के कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो B पर कॉन्जुगेट बेस NO2 हमारा माइनस M इफेक्ट शो करेगा। सो दिस वन इज ओवरऑल हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें Cl जो कि मेटा पोजीशन पर है, Cl मेटा पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर कॉन्जुगेशन तो ऑपरेटिव नहीं होता, तो अल्टीमेटली यहां पर माइनस I इफेक्ट शो होगा, यह भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर हम बात करें डोमिनेटिंग फैक्टर में तो मेसोमेरिक सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे कम इंडक्टिव इफेक्ट। तो NO2 ग्रुप अगर माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है तो Cl ग्रुप के माइनस I इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो NO2 पैरा पोजीशन पर है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है बच्चों, क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हुई, और स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा हमारा 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉक्साइड आयन मिल रहा है। अब देखें यहां पर फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन CH3 की अगर हम बात करें तो CH3 ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पर प्लस H इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और मेटा पोजीशन पर वेल दो अगर हम बात करें प्लस I इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस H तो हमारा ऑपरेटिव नहीं होगा। सो अल्टीमेटली बात करें दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो ये डिक्रीमेंट ऑर्डर हुआ। अब आपको पता लग गया होगा इस सीक्वेंस में मैंने क्यों लिखा था। अच्छा, तो यही इनके कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ, तो अल्टीमेटली या एसिडिटी ऑर्डर हुआ, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस मैं डायरेक्ट एसिडिटी के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो इन कंपाउंड की एसिडिटी का ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज्यादा A की, उससे कम B की, उससे कम आपका दिस वन इज E, देन D, देन C का। लेकिन एक बार रुकें, एसिडिटी का रिवर्स ऑर्डर pK का होता है, तो pK का ऑर्डर क्या हुआ, हमारा pK का ऑर्डर यहां पर लिख देते हैं, pK का ऑर्डर हुआ इंक्रीजिंग, सो दिस वन इज डिक्रीजिंग। सो अच्छा, एसिडिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा pK का ऑर्डर, तो इसका हुआ C,
देन डी इंक्रीजिंग, सो सी सबसे कम एसिड, मतलब पीके की वैल्यू सबसे ज्यादा। अच्छा, तो यही ऑर्डर आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग हमें चाहिए, डिक्रीजिंग है। सो पीके का ऑर्डर यहां पर लिख देते हैं, पीके ऑर्डर, पीके ऑर्डर हो गया ए का सबसे कम, देन उससे ज्यादा बी का, देन ई का, देन डी का और देन सी का। समझ आ रहा है? क्योंकि एसिडिटी क्या है हमारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीके ए के। ठीक है, तो बस साइन उल्टे कर दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बना ए बी ई डी सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी इज शोन बिलो। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। ग्राफ हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट पॉइंट ए। हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पता करना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है? लेट्स से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है, दैट इज PVM अपॉन RT के बराबर होता है। VM दैट इज मोलर वॉल्यूम, और अगर 1 मोल के लिए बात करें, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। ओके फाइन, यहां पर फोकस करें ए पॉइंट पर, प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, और ए पॉइंट पर एट पॉइंट ए की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा लो है, दैट मीन्स वॉल्यूम हमारा हाई हो जाएगा। जस्ट कीप इन माइंड, दिस वन इज नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर रियल गैस के लिए हम बात करें, वॉन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल दैट इज इक्वल टू P प्लस A अपॉन V स्क्वायर माइनस या इंटू V माइनस NB, N की वैल्यू 1, सो V माइनस B इज इक्वल टू RT के बराबर होगा। वॉल्यूम क्या बहुत ज्यादा हाई है? हाँ, बहुत ज्यादा हाई है, दैट मीन्स V माइनस बी अप्रॉक्स इज इक्वल टू V के बराबर होगा। एज वी नो V बहुत ज्यादा बड़ा है, सो अल्टीमेटली A और B यहां पर कांस्टेंट है, और यहां पर अगर हम बात करें P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT के बराबर हुआ। इक्वेशन बन चुकी है, V का मल्टीप्लाई करें, PV प्लस A अपॉन V बराबर RT के बराबर हुआ। पूरी इक्वेशन में RT से डिवाइड कर दें, लीजिए भाई RT से डिवाइड करा, सो RT एंड RT, सो PV अपॉन RT कितना हुआ, Z प्लस A अपॉन V RT बराबर 1 के बराबर हुआ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन V RT के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस A अपॉन V RT या RTV, जो कि सेकेंड ऑप्शन में गिवन है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का यह क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जी हां, डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए, जब हम पढ़ाते हैं तो एक छोटे से एग्जाम्पल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि हमारे इस पेपर में आ चुका है। जेईई मेन एग्जाम में हमसे पूछा है कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है। अब देखिए, पेनिसिलिन जी इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बार बार इस पर हम जोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट ये एक एग्जाम्पल है। चलिए जी, अगर ए थर्ड को बिलोंग करेगा तो देखिए बच्चों, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ए बिलोंग्स टू थर्ड। अब एंटीसेप्टिक की बात करें, ये आपका फ्यूरेसिन होता है, डिसइंफेक्टेंट आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो बी का फर्स्ट एंड सी का सेकेंड, ये सही जा रहे हैं। एंड हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकोल होता है। अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन में हमें करेक्ट मैच द कॉलम मिल रहा है, सो फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। Next question. During the borax bead test with CuSO4, a blue-green color of bead was observed in the oxidizing flame due to the formation of. देखिए, ये फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। कॉपर सल्फेट को मैं यूं समझिए कि मैंने लिखा है CuO.SO3, और बोरेक्स बीड, जब हम बोरेक्स को हीट करेंगे तो NaBO2 और B2O3 मिलता है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो B2O3 वाला पार्ट होगा, तो B2O3 इसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। आप ऐसा समझिए कि इस SO3 को यहाँ से उड़ाया जाएगा, और जितना SO3 उड़ेगा उतना ही B2O3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, और फाइनली आप इसको इस तरह से लिख देंगे CuBO2 ट्वाइस।
ये आपका हुआ, ये ब्लू ग्रीन कलर का जो बीड आपको मिला है, ये ब्लू ग्रीन बीड जो आपको दिख रहा है वो ये वाला कंपाउंड है आपका। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देख रहे हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम में देखेंगे तो फिर से यही रेड कलर का हमको दिखाई देगा। देखिए मैंने इसको इस तरह से इसको हटा के यहाँ लिखा, तो Cu लिखने के बाद B2O4 लिख दिया। B2O4 को मैंने ऐसा लिखा, BO2 ट्वाइस लिख दिया, तो मैं उसको कॉपर मेटाबोरेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो CuBO2 ट्वाइस विल बी द आंसर। सो सेकंड पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये सॉल्ट एनालिसिस के बोरेक्स बीड टेस्ट वाले पार्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहां पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन वुड coagulate the colloidal solution from when FeCl3 is added to NaOH solution at the fastest rate? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहां पर FeCl3 को अगर NaOH से आप मिला रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो FeOH होल थ्राइस बनेगा, साथ ही साथ में OH माइनस, ये हमारा सॉल्व बन जाएगा। देखते से पता लग रहा है ये हमारा नेगेटिव सॉल्व है, और नेगेटिव सॉल्व को कौन कोगुलेट करेगा? सर पॉजिटिव सॉल्व। तो यहां पर जितने भी हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है सॉल्यूशन, उसका पॉजिटिव वैल्यू हम देखेंगे। Na2SO4 में Na प्लस है, सेकेंड ऑप्शन में Al3 प्लस है, थर्ड ऑप्शन में Ca2 प्लस आयन, और फोर्थ ऑप्शन में Ca2 प्लस आयन है। अच्छा जी, ये बात हम जानते हैं जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही अच्छी तरह कोगुलेट कर पाएगा। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का Al3 प्लस यहां पर प्रेजेंट है। Al3 प्लस की चार्ज सबसे ज्यादा है, ऑल्दो कॉन्सेंट्रेशन भी आपका 10 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। एनीवेज चार्ज ज्यादा, दैट मींस सबसे फास्टेस्ट कोगुलेशन ये करेगा, तो सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म विथ 2 अमीनो एसिड A and B इज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 2 अमीनो एसिड आप बना दें, अमीनो प्लस एसिड, सो अल्टीमेटली CH2 जिसमें COOH भी हो और NH2 भी हो। लीजिए जी अमीनो एसिड बना, लेट से यहां पर कोई R1 एल्काइल ग्रुप अटैच है, और दूसरा अमीनो एसिड बना दें R2 CH2 COOH एंड NH2। अच्छा जी, दिस वन इज लेट्स से A एंड दिस वन इज लेट्स से B अमीनो एसिड। 2 अमीनो एसिड है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जब ट्राइपेप्टाइड फॉर्मेशन करेंगे? 3 पेप्टाइड फॉर्मेशन, या तो आप पहला कॉम्बिनेशन ले लें, दैट इज A कॉम्बिनेशन, या सेकंड कॉम्बिनेशन ले लें B तीनों जो ट्राइपेप्टाइड फॉर्मेशन होगा दूसरे अमीनो एसिड से होगा। या अगर हम बात करें लेट्स से हमारे पास हो जाएगा A एंड B, दैट्स इट, या BAA, सेम बात है। और फोर्थ की अगर हम बात करें, सो दैट इज ABB। ये 4 पॉसिबिलिटी हुई जब हमें साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म करना है 2 अमीनो एसिड से। 4 जो कि थर्ड ऑप्शन में है। अब यहां पर ध्यान रखना बच्चों, आंसर टिक करते टाइम बच्चे कई बार जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। कैसे करते हैं? 4 आंसर आया, अरे वाह 4, तो फोर्थ ऑप्शन, लाइक दैट। तो ध्यान से ऑप्शन देखना है, 4 हमारा थर्ड ऑप्शन में है, सो थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज इज, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, सीजियम और कैल्शियम के बारे में बात की है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों को मिलाकर आपने साइज देखना है और उस साइज पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करना है इसमें। तो सबसे छोटा साइज जिसका होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना साइज छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ये है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के रेडियस का ऑर्डर। बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, देन लिथियम है, देन मैग्नीशियम है, ये यहाँ पे मैग्नीशियम लिखेंगे हम, मैग्नीशियम है, देन कैल्शियम, देन सोडियम है, देन कैल्शियम है, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, दिस इज Rb, रुबिडियम, और रुबिडियम से बड़ा सीजियम। और इस तरह से आपने जब ये ऑर्डर देखा तो इसमें आपको Mg2+ का साइज सबसे छोटा है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की, देन कैल्शियम होगा, उसके बाद पोटेशियम होगा, देन रुबिडियम होगा, देन सीजियम होगा। सो दिस विल बी द आंसर। तो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, chiral complex from the following where En is the ethylene diamine. ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, chiral complex from the following En ethylene diamine है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। chiral का मतलब हो गया कि कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो पहला जहां पर मैं ट्रांस लिखा हुआ दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर वो ट्रांस है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, चाहे वो सिस हो चाहे ट्रांस हो, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जिसको मैं दो स्लाइस कट करके दो बराबर हिस्सों में काट सकता हूँ, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो बच गया मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स, सिस का ये वाला कॉम्प्लेक्स, यानी इस कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सिस फॉर्म है, इसका ये वाला डी फॉर्म है और इसका ये वाला एल फॉर्म है। ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन प्रॉपर्टी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। ए में बॉइलिंग पॉइंट, बी में डेंसिटी, सी में अगेन बॉइलिंग पॉइंट, डी में अगेन डेंसिटी और ई में बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोइथेन 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोब्यूटेन का हमें पता करना है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। सो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज मॉलिक्यूलर मास के। नंबर ऑफ मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सो यहां पर करेक्ट है, यस, सो दिस वन इज एक्चुअली करेक्ट ऑर्डर। अच्छा जी, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी, अगर हम बात करें लेट्स से डेंसिटी ऑर्डर की बात करते हैं, डेंसिटी बच्चों सेम नंबर ऑफ कार्बन है, एल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो क्लोरीन का, क्लोरो एल्काइल का हमारा डेंसिटी सबसे कम होगा, देन उससे ज्यादा ब्रोमो एल्काइल का, देन उससे ज्यादा ब्रोमो या आइडो एल्काइल का। अब यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, सो अल्टीमेटली दिस वन इज इनकरेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर इसका इनकरेक्ट है। सी पे देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एनीवेज 1 2 एंड 1 2 है, लेकिन मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, सो दिस वन इज एक्चुअली करेक्ट रिलेशन। और डी में अगर हम बात करें, सो डी में वेल यहां पर केवल एक ब्रोमीन है, यहां आयोडीन ब्रोमीन है, मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, अल्टीमेटली दिस वन इज इनकरेक्ट ऑर्डर। और यहां पर अगर हम बात करें ई की बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा जी एक और पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर सेम मोलर मास है तब हम ब्रांच देखेंगे, नंबर ऑफ ब्रांच की, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो अल्टीमेटली नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सो अल्टीमेटली दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट ऑर्डर। ए सी ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सी ई, यस, सो दिस वन इज फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के एमओटी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2 एंड KO2। देखिए यहाँ पे Li2O, इसका मतलब इस पर एक ऑक्सीजन में 2 माइनस चार्ज है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 माइनस 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 पूरे हो गए। फिर मैंने कहा Na2O2, इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अगर आप केस देखें O2 2 माइनस का, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगेन इट विल बी डायमैग्नेटिक। तो ये दोनों केसेस आपके डायमैग्नेटिक हो गए। आपसे पूछ रहा है और कौन सा केस क्या हो सकता है, KO2 बच गया आपके पास, तो KO2 में दिस हैज O2 माइनस चार्ज, O2 के ऊपर एक माइनस चार्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि O2 पर एक माइनस चार्ज है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, सो दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। तो मेरे क्वेश्चन में, मेरे ऑप्शंस में मुझे ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि पहला भी डायमैग्नेटिक, दूसरा भी डायमैग्नेटिक और तीसरा पैरामैग्नेटिक। ये कोई केस कहीं अगर दिखता है, पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक और तीसरा पैरामैग्नेटिक, तो फोर्थ विल बी द आंसर। दिख रहा है आपको?
नेक्स्ट क्वेश्चन मेटलर्जी पर बेस्ड है। द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द मोन्स प्रोसेस फॉर द मेटल रिफाइनिंग इज। मोन्स प्रोसेस निकल के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मोन्स प्रोसेस निकल प्यूरिफिकेशन का मेथड था। एक ही ऑप्शन आपको आंसर दिख रहा है, ये वेपर फेज रिफाइनिंग है। मैं इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऐसा NiCO4 का बनता देखूंगा, इस वेपर्स को 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले जाऊंगा तो निकल प्योर और कार्बन मोनोऑक्साइड में वो टूट जाएगा। तो रिएक्शंस भी आप इसकी देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन इनहैंस द एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक। आपको ये बात पता होगी कि निकल और पैलेडियम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा वॉल्यूम हाइड्रोजन को अपने सरफेस में एब्जॉर्ब करते हैं या अपने में एब्जॉर्ब करते हैं। निकल अपने वॉल्यूम से 800 टाइम्स ज़्यादा और पैलेडियम 1000 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोजन को अपने सरफेस में एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो कहीं पर मुझे निकल का कोई अगर कंपाउंड या कोई कंपाउंड ऐसा रखना पड़े, निकल का कोई ऐसा अरेंजमेंट दिखे, तो वो बेस्ट एब्जॉर्बर होगा, वो सबसे अच्छा स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी कैपेसिटी वाला होगा। तो बी पार्ट विल बी द आंसर, Na, ये जो इसको जो ऐड करेंगे इसकी वजह से हाइड्रोजन की एफिकेसी, हाइड्रोजन टैंक की एनहांस जो है वो बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट की बात करते हैं और फिर करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन यहां पर पूछी है, उसका रिएजेंट कौन सा होगा। देखिए अगर हम बात करें हॉफमैन डिग्रेडेशन की, सो हॉफमैन डिग्रेडेशन होता क्या है। हॉफमैन डिग्रेडेशन में एक कम कार्बन वाला हमारा एमाइन मिल जाता है, याद है कुछ ऐसा। तो एमाइड लेते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड NH2। अच्छा जी, उसे अगर लेट से Br2 और Cl2 के साथ में ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, और साथ ही साथ में अगर उसे हीट अप भी करें तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब यहां पर डिग्रेडेशन होगा, एक कम कार्बन वाला एमाइन हमें मिल जाएगा। सो दिस वन इज R एंड दैट इज NH2, like that. So this one is Hoffman degradation reaction, ultimately first belong करेगा थर्ड को, फर्स्ट थर्ड को बिलोंग करेगा, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अच्छा बी की बात करते हैं, क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन में। क्लीमेंसन रिडक्शन में आखिर होता क्या है। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, क्या है बच्चों, अगर हमारे पास लेट्स से एल्डिहाइड है, सो R1 एंड R2, सो रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड ग्रुप हमारा हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। एल्डिहाइड या कीटोन, सो मैंने कीटोन का एग्जांपल ले लिया। अल्टीमेटली यहां पर अगर हम बात करें इसको ZnHg की प्रेजेंस में, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में HCl के साथ में ट्रीट करते हैं, रिडक्शन होगा एंड RCH2R2 हमारे पास मिल जाएगा। सो रिएजेंट कौन सा हुआ, क्लीमेंसन रिडक्शन का, दैट इज फोर्थ, और सी का या बी का अगर फोर्थ है तो बी का फोर्थ। ओके चलने दो, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ऑप्शन है। अभी तक क्या हुआ, फर्स्ट का हमारा थर्ड एंड बी का हमारा फोर्थ। अब बात करेंगे सी की, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन आप एल्डोल रिएक्शन के बाद में ही तो पढ़ते हैं। अल्फा अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में, उसे बेस के साथ में ट्रीट करेंगे, एल्डोल या क्रॉस एल्डोल होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा लेट्स से कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सो लेट्स से ये हुआ हमारा बेंजिल्डिहाइड। अगर इसे आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ट्रीट करेंगे और हीट अप करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल या फिनॉल, इस केस में फिनॉल हमारे पास मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली यहां पर क्या मिलेगा, दैट इज COOH एंड लेट्स से अगर एसिडिक वर्कअप करते हैं और साथ ही साथ में फिनॉल भी बना दीजिए तो दिस वन इज OH। सो हमारा कैनिजारो जा रहा है कॉन्सेंट्रेट KOH और डेल्टा के पास में, C बिलोंग्स टू 1, तो थर्ड वन भी गलत हुआ। अब डी की भी बात कर लेते हैं चलते चलते। रैमेटिमन की अगर हम बात करें, रैमेटिमन रिएक्शन में आखिर होता क्या है। लेट्स से आपने फिनॉल लिया या फिनॉल का कोई डेरिवेटिव लिया, लीजिए जी ये फिनॉल ले लिया मैंने। सो अगर आप इसे या तो सिंपली क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करें और NaOH की प्रेजेंस में, और देन एसिडिक वर्कअप करें, या लेट्स से H2+ के साथ में ट्रीट करें,
ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। इस केस में क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, सो दिस वन इज CHO, तो ऑर्थो पोजीशन पर OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें मिल गया। दैट्स इट। सो डी बिलोंग करेगा सेकंड को, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाते हैं एंड यस, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द मेजर प्रोडक्ट P फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। सो रिएक्टेंट हमारे पास गिवन है, वन बाय वन वर्क करते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट की अगर हम बात करें, सो दिस वन इज CONH2, ओके, एंड C डबल बॉन्ड O एंड PH। अच्छा जी, वेल यहां पर अगर इसे सबसे पहले जिंक अमलगम के साथ में ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या होगा बताइए, क्लीमेंसन रिडक्शन। सो दिस वन इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब यहां पर देखिए, दिस वन इज एक्चुअली एल्डिहाइड, सो यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन भी बनेगा, रिंग के साथ में ज्यादा स्टेबल होगा। सो अल्टीमेटली यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, सो दिस वन इज C, वेल ओके, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे, सो दिस वन इज C डबल बॉन्ड O एंड NH2, एंड यहां पर है PH और यहां पर आ चुका है दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर इसे रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 के साथ में ट्रीट करते हैं फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, होगा क्या, हमारा जो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये भी हट जाएगा, 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। सो दिस वन इज 1 2 एंड 3, ये अपना PH हुआ, यहां 2 हाइड्रोजन लग ही रहे थे, यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगा और ऑक्सीजन हटा, हाइड्रोजन लगा, रिडक्शन हुआ, एंड दिस वन इज NH2, लाइक दैट। सो पहचाने चारों ऑप्शन में कहां पर गिवन प्रोडक्ट गिवन है। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन में है, अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिव लेसंग टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हैलोजन इज। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास गिवन है। हमें पता करना है कौन सा कंपाउंड लेसंग टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नाइट्रोजन हैलोजन दोनों के लिए। तो सबसे पहली बात तो नाइट्रोजन होना चाहिए, हैलोजन होना चाहिए, और ऑब्वियसली कार्बन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। सो यहां पर नाइट्रोजन हैलोजन लेकिन कार्बन नहीं है, सो फोर्थ ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन इज एक्चुअली राइट, एंड फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि लेसंग टेस्ट लेट से CH3NH2 डॉट HCl को अगर आपने सोडियम की प्रेजेंस में फ्यूजन करा, लेसंग टेस्ट करा, एज रिजल्ट क्या होगा, बाय प्रोडक्ट में हमारे पास NaCN भी बनेगा और साथ ही साथ में NaCl भी बनेगा। अब NaCN है तो ये नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा, और अगर NaCl है तो ये हैलोजन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन में करेक्ट हमारा कंपाउंड गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मिलीलीटर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन जिसका pH 12 है, तो x इंटू 10⁻⁻1 हमारे पास मिलीमोल्स मिल जाएंगे। x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में हमें पता करनी है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिली मिस्टेक ना करें। क्या, सबसे पहले तो pH गिवन है, pH कितना गिवन है, दैट इज 12 के बराबर। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस से वर्कअप करेंगे तो POH की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एज वी नो pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw 14 के बराबर होता है, तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH के बराबर। सो POH की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 के बराबर। अच्छा, ये क्यों फाइंड आउट करा, क्योंकि हमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है। POH की वैल्यू अगर 2 है, दैट इज 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। यहां से अगर हम बोले तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 के बराबर आ चुकी है। नंबर 1, हमें क्या पता करना है, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर फोकस करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर अगर हम फोकस करेंगे तो देखिए लाइक दिस, यहां पर 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 मोल ऑफ OH माइनस आयन चाहिए। दैट मींस
अगर अब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस के हाफ के बराबर, दैट इज 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, 0.5 इंटू 10⁻⁻2 या 5 इंटू 10⁻⁻3 के बराबर। कॉन्सेंट्रेशन आ गई। हमें क्या पता करना है? मिलीमोल। सो कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मिलीमोल से तो सॉल्यूशन मिलीलीटर में आ जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻3 बराबर मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 100 के बराबर। यहां से मिलीमोल हमारे पास आ चुके हैं 5 इंटू 10⁻1 के बराबर। अच्छा जी, और x इंटू 10⁻1 अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, वाटर डिकम्पोजेज एट 2300 केल्विन। रिएक्शन गिवन है, द परसेंट ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग एट 2300 केल्विन एंड 1 बार इज नियरेस्ट इंटीजर हमें पता करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इक्विलिब्रियम का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, सिली मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिवर्सिबल यहां पर साइन आएगा, एनीवेज टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो यहां पर अगर हम बात करें, लेट्स से इनिशियल जो प्रेशर है H2O का, लेट्स से P0 के बराबर है, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तब ये हुआ P0 माइनस P0 अल्फा के बराबर। सो P0 इंटू 1 माइनस अल्फा के बराबर। ये कितने बराबर हुआ? सो दिस वन इज P0 अल्फा के बराबर एंड दिस वन इज P0 अल्फा बाय 2 के बराबर। यहां तक तो बात क्लियर है। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब Kp की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। और इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं Kp इज इक्वल टू क्या है? दैट इज partial pressure of H2 into partial pressure of O2 raised to power 1/2 divided by partial pressure of H2O के बराबर। अच्छा जी, वैल्यूज पुट अप कर दें, क्या हो जाएगा? सो दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3 बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 P0 इंटू अल्फा मल्टीप्लाई बाय P0 इंटू अल्फा बाय 2 रेस्ट टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 1 माइनस अल्फा के बराबर। यहां तक तो बात क्लियर। और अगर हम आगे बोले, सो यहां पर 1 बार प्रेशर है ओवरऑल। अगर हम P0 की बात करें, फॉर एज वी नो अल्फा इज वेरी लेस देन 1, सो 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्स इज इक्वल टू 1 यहां पर मान सकते हैं जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशन। सो यहां से P0 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 1 atm के बराबर। अच्छा जी, 1 atm दैट इज कूल। तो P0 1 हुआ, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करेंगे सो 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हुआ। अच्छा, P0 कैंसल आउट भी हो गया और 1 के बराबर भी है। ये P0 रेस्ट टू पावर 1/2 है, 1 रेस्ट टू पावर 1/2 दैट इज 1 के बराबर। तो P0 को एक बार के लिए हटा देंगे। अल्फा, अच्छा 1 माइनस अल्फा ये 1 के बराबर है, तो ये वाली टर्म भी नेग्लिजिबल हो गई। सो डिवाइडेड बाय तो 1 हो गया अल्फा इंटू अल्फा बाय 2 रेस्ट टू पावर 1/2। So this one is alpha into alpha by 2 raised to power 1/2 के बराबर हुआ। 2 into 10⁻³ is equal to alpha raised to power 3/2 upon 2 raised to power 1/2 के बराबर। Okay, so 2 raised to power 3/2 into 10⁻³ is equal to alpha raised to power 3/2 के बराबर हुआ। सो यहां से सिंपली अल्फा आप निकाल सकते हैं, 3/2 से अगर डिवाइड करेंगे सो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर आ गया। दैट इज सिंपल, दैट्स इट। परसेंट ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन हमें पता करना है, तो परसेंट अल्फा कितना हो जाएगा? परसेंट अल्फा 2 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 100 के बराबर। सो परसेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 के बराबर हो चुका है। 2, यस, नियरेस्ट इंटीजर 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बेस्ड है।
द सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल इन WCO6 एंड Mn2CO10। तो ब्रिज का मतलब दो मेटल होने चाहिए, यहां तो एक ही मेटल है, इसमें तो ब्रिज होगा ही नहीं, इसके लिए तो ये हो गया 0। Mn2CO10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्ड बनाता है, ये मेटल मेटल बॉन्ड बना लेगा, तो इसमें भी कोई भी ब्रिज नहीं बना, तो आंसर हो गया इसका 0, क्योंकि ये इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0, सो दैट इज 0, सो 0 विल बी द आंसर। ये आंसर होगा इसका। इस जगह पे मैं यहाँ पे CO जोड़ सकता हूँ, ऐसा मैंने CO जोड़ दिया, ये 5 यहाँ पे लिख दिए और 5 यहाँ पे लिख दिए, ब्रिज की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये कोई ब्रिज नहीं बना यहाँ पे, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सॉलिड लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.15 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब आगे क्या, व्हेन 0.2 मोल ऑफ NaCl को फर्दर रिजल्टिंग सॉल्यूशन में एड अप करा, तो जो सॉल्यूशन का फर्दर फ्रीजिंग पॉइंट है वो -0.8 डिग्री सेल्सियस है। हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट PbCl2 का फाइंड आउट करना है, दैट इज x इंटू लेट्स से 10⁻⁻6, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। Kb Kf की वैल्यू गिवन, और इंपॉर्टेंट लाइन, इस क्वेश्चन में सभी केस में मोलारिटी सेम है। अच्छा जी, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, सीक्वेंस वे में सोचेंगे। PbNO3 होल ट्वाइस को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसोसिएट होगा Pb2+ और NO3 माइनस में, एंड दिस वन इज बैलेंस रिएक्शन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब PbCl2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें निकालना है KSP, तो यहां पर शुरू में हम पता करें Pb के कितने मोल थे, उसमें से आपके कितने मोल डिसोसिएट हो गए NaCl डालने पर। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन, इतना से फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, दैट इज अगर हमारा PbCl2 का KSP निकालना है, दैट इज Pb2+ + 2Cl-, ये तो बैलेंस इक्वेशन हुई। सो यहां पर KSP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या 2 मोल्स ऑफ Cl- रेज़ टू पावर 2 के। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ, सो यहां पर सबसे पहले देखिए, लेट्स से A मोल हमारे लेड नाइट्रेट के हैं, तो इसके A डिसोसिएट होंगे, इसके 2A बनेंगे। यहां तक बात क्लियर। अब इस सॉल्यूशन के लिए 1 लीटर ऑफ वाटर में जब डिसॉल्व करा है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया, तो यहां से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हम पुटअप कर सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी के बराबर। डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0 के बराबर। अच्छा जी, TB की वैल्यू, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.15, सो 100.15 माइनस प्योर सॉल्वेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, तो 0.5 के बराबर वैल्यू यहां पर आ गई। अच्छा जी, या 0.15 की वैल्यू यहां पर आ गई। 0.15 इज इक्वल टू KB हुआ 0.5 एंड मोलालिटी बराबर मोलारिटी है, जैसे कि क्वेश्चन में अज्यूम करना है। मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम तो हमारा 1 लीटर है, टोटल मोल कितने हो जाएंगे, A + 2A दैट इज इक्वल टू 3A के बराबर, 3A/A। तो यहां से बच्चों A की वैल्यू आ गई 0.1 के बराबर। हमारे पास Pb2+ के आयन मिल गए 0.1। अच्छा, अब यहां पर आगे की बात करते हैं। क्या बात करेंगे, तो यहां पर KSP की वैल्यू एक बार इसे हटा देते हैं, वापस लिख देंगे हम। तो यहां पर अगर हम आगे की बात करें, सिंपली Pb2+ और 2Cl- हमारे PbCl2 बनाएंगे, इजंट इट। सो ये हमारे PbCl2 बनाएंगे। Pb2+ के 0.1 और इसके Cl- के कितने हैं, दैट इज 2 मोल ऑफ 0.2 मोल ऑफ NaCl है, तो 0.2 यहां पर प्रेजेंट है। मिला रहे हैं, डिसोसिएट होंगे, तो इसके कितने डिसोसिएट होंगे, 0.1 माइनस x और इसके 0.2 माइनस 2x के बराबर। तो यहां से हम x की वैल्यू तो फाइंड आउट करें, कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। अल्टीमेटली डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी यहां पर पुटअप करेंगे फॉर्मूला। ऐसा क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए KF की वैल्यू गिवन है या डेल्टा TF की वैल्यू भी गिवन है।
एज वी नो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF के बराबर होता है। TF नॉट वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 0.8, तो डेल्टा TF 0.8 आया इज इक्वल टू KF दैट इज 1.8, और यहां पर मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दैट इज 1 लीटर। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे? टोटल मोल यहां पर हो जाएंगे दैट इज 0.3 माइनस 0.3x प्लस 0.2a प्लस 0.2a, सो 0.3 माइनस 0.3x प्लस 0.4 के बराबर डिवाइडेड बाय 1 दैट इज कूल। सो यहां से बच्चों x की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं 2.3 अपॉन 27 के बराबर होगी। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 पुटअप कर देते हैं। ऐसा क्यों? अब इक्वेशन क्यों पुटअप करी? x की वैल्यू में काम आएगी। कैसे? अगर PbCl2 की हम बात करें तो बनेगा Pb2 प्लस और 2Cl माइनस। सो यहां से अगर KSP की वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें दैट इज Pb2 प्लस एंड 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस रेस्ट टू पावर 2 के बराबर। Pb कितना? 0.1 माइनस x के बराबर, और दिस वन इज 0.2 माइनस 2x के बराबर। सिंपल। सो यहां से वैल्यू बनी दैट इज 0.1 माइनस x, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोल के बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, एंड x की वैल्यू भी पुटअप कर दें 2.3 अपॉन 27। सो यहां पर x की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं 2.3 अपॉन 27 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 0.2 माइनस 2x दैट इज 4.6 अपॉन 27 रेस्ट टू पावर 2 के दैट इज इक्वल टू KSP। छोटा सा कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेट करेंगे। अल्टीमेटली कैलकुलेट करने के बाद 13 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 6 आंसर आएगा। जस्ट फॉर सेविंग टाइम डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 13 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 6, तो नियरेस्ट इंटीजर हमारा 13 फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 17 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है। टेक अप 8.4 मिलीलीटर ऑफ H2 गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg। इसका हम ओजोन एनालिसिस कर रहे हैं, और सेम हाइड्रोकार्बन से जो ओजोन एनालिसिस कर रहे हैं उससे एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास मिल रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन में वो हमें पता करने हैं। अब देखिए छोटा सा बहुत ही ट्रिक से सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले अगर हम मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें, मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास C10H16, 10 कार्बन 120 प्लस 16 136 के बराबर। जस्ट फॉर सेविंग टाइम डायरेक्ट वैल्यू यहां पर लिख देता हूं 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 के बराबर। ओके, अब आगे अगर हम बात करें यहां पर, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोकार्बन है ऑब्वियसली डबल बॉन्ड होंगे, ओजोन एनालिसिस होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते हैं हाइड्रोजन के साथ में। सो जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन एडअप होगी। तो हाइड्रोजन के मोल कितने हैं वो हम पता करते हैं। तो मोल्स ऑफ H2 गैस, सबसे पहले आप एडअप कितनी कर रहे हैं? 8.4 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस है। आइडियल गैस इक्वेशन यहां पर PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे। सो PV अपॉन RT इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 हुए। प्रेशर 760 mm ऑफ Hg दैट इज इक्वल टू 1 atm के बराबर। वॉल्यूम है 8.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इन लीटर। atm लीटर में R की वैल्यू 0.0821 इन लीटर atm पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर हुआ दैट इज 273 के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। और इसे जब आप काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 3.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 के बराबर हुआ। अच्छा जी, आप खुद जानते हैं जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो ब्रेक होंगे और H2 उसमें एडअप होगी। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2 एडअप हो रहे हैं? डिवाइड कर दीजिए। सो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इक्वल टू हुआ that is equal to simply 3.75 into 10 raised to power minus 4 divided by 1.25 into 10 raised to power minus 4k।
सिंपल, राइट? सो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 मॉलिक्यूल के लिए, दैट इज 1 moles of H2, that is 3.75 into 10 raised to power minus 4. So for in 1.25 into 10 raised to power minus 4 moles of हाइड्रोकार्बन, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 3 के बराबर वैल्यू आ गई। सो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, फाइनल आंसर कितना हो गया, 3 के बराबर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, दैट इज A प्लस बी गिव्स C प्लस D के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 10 raised to power 3, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 10 raised to power 2, KF KR की वैल्यू रिस्पेक्टिवली गिवन है। डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमें पता करना है सेम टेम्परेचर पर माइनस ऑफ किलोजूल पर मोल में। ओके, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT एंड लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। यहां तक तो बात क्लियर। सो अगर आप ln में देखें तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ KC के बराबर। अच्छा जी, अब R की वैल्यू तो पता है, T की वैल्यू भी पता है, KC की कितनी वैल्यू हो जाएगी। यहां पर अगर हम KC की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, दैट इज इक्वल टू K फॉरवर्ड अपॉन K, R गिवन है या बैकवर्ड भी मान सकते हैं, सो KR बोले या KB, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो K बैकवर्ड भी लिख देते हैं। ओके, इसके बराबर होता है तो 10 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 2 बराबर 10 के बराबर होगा। लीजिए जी, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में ही आप वैल्यू को पुट अप करें, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस R की वैल्यू 8.3 इंटू 10 raised to power minus 3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल में हो जाएगी। T की वैल्यू 300 केल्विन में इंटू ln ऑफ 10 के बराबर। जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे ln ऑफ 10 2.3 के बराबर है, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 5.72 इन किलो जूल पर मोल के बराबर आ जाएगा। आंसर चाहिए माइनस, दैट इज 5.7, सो अप्रॉक्स माइनस 6 के बराबर हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी हटाना है, तो हमारा फाइनल आंसर किसके बराबर हो गया, यस 6 विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विच डू नॉट हैव ऑड इलेक्ट्रॉन आर। देखिए NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन है और NO में भी ऑड इलेक्ट्रॉन है और ClO2 में भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो जो बच गए जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ये हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं इनका, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। NO2 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ClO2 में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, जबकि आप ये देख रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो वो कहाँ कहाँ एब्सेंट है, ICl4 माइनस में। इसके ऊपर आप माइनस चार्ज लगा सकते हैं, यहाँ पे उसमें माइनस लिख के दिया हुआ है, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए। और इस पर ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और BrF3 में भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और NO2 प्लस में भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये 3 केसेस हैं जिसमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये 2 केसेस और ये 3 केसेस हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये केसेस हैं, जैसा पहला हुआ आपका NO2, दूसरा हुआ ClO2 और तीसरा हुआ NO। NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। 2.5 का मतलब हो गया कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन 3 में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। सो आंसर विल बी 3। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम वाज डेवलप्ड बाय एडसॉर्प्शन ऑफ अ कंपाउंड A, लेट्स से दिस वन इज आवर सॉल्यूट, ऑन अ 6 सेंटीमीटर TLC ग्लास प्लेट। रिटार्डेशन फैक्टर हमें A का पता करना है, x इंटू 10 raised to power -1 में, लेट से, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हमारे पास यहां पर वैल्यूज तो गिवन है। सबसे पहले रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, रिटार्डेशन फैक्टर क्रोमेटोग्राफी में आता है, और अगर हम बात करें रिटार्डेशन फैक्टर की, सो दिस वन इज सिंपली द रेशियो ऑफ कितना हमारा सॉल्यूट के पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, जो कि हमने सब्सटेंस या कंपाउंड A मान रखा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल, दैट्स इट, और वो भी बेसलाइन से, फ्रॉम बेसलाइन। सो यहां पर अगर हम बात करें कंपाउंड A,
बेस लाइन हमारी ये हो गई और कंपाउंड ए की डिस्टेंस कितनी है 3.5 माइनस 0.5, सो दिस वन इज बेसिकली 3 सेंटीमीटर के बराबर, दिस वन इज इक्वल टू 3। अच्छा जी, और सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल करा, तो सॉल्वेंट तो यहां तक आ गया, सो बेसिकली दिस वन इज ओके, टोटल कितना है 6, अगर 6 है, ये टोटल 6 है लाइक दिस, सो दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, 0.5 हटा दीजिए, 0.5 दैट मींस 1 हटा दीजिए, तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल करा, 5 के बराबर, दैट्स इट, सिंपल राइट। सो दिस वन इज नथिंग, जस्ट 0.6 सेंटीमीटर के बराबर, या 6 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के बराबर, या नॉट सेंटीमीटर, सो दिस वन इज फैक्टर निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली 6 इंटू 10⁻⁻1, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। फॉर सर्टेन केमिकल रिएक्शन X gives Y, the rate of formation product plotted against the time as shown in the figure। हमें नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। देखिए सबसे पहले तो एनटीए ने जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज करी है उसमें इसका आंसर गलत है, कंट्रोवर्शियल है, गलत है। तो अल्टीमेटली सबसे पहले तो बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर फाइनल सही आंसर की बात करेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ यहां पर गिवन है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर टाइम के साथ देखें तो कम होगा, अगर हमारा ऑर्डर पॉजिटिव है तो। यहां पर ग्राफ नेगेटिव स्लोप में होता तब पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन है, अब यहां पर अगर पॉजिटिव स्लोप बन रहा है तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होगी, यह बात तो क्लियर है आपको। सो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड हम बात करें तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होगी। थर्ड अगर पार्ट में हम देखें तो देखिए टाइम, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर ग्राफ जो कि टाइम के एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, सो हमारी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली ये हम बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी, अब अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सो ओवरऑल थर्ड इज जीरो ऑर्डर। ओके, सी अगर स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बट फर्स्ट रीजन नेगेटिव ऑर्डर रीजन होगा, फर्स्ट +1 तो नहीं हो सकता, तो सी स्टेटमेंट गलत। इन रीजन सेकंड, अब रीजन सेकंड की आप बात करें, कर्वी ग्राफ है, इसका एग्जैक्टली वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, नेगेटिव होगा ये बात तो तय है, और अगर नेगेटिव होगा तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकता, और सेकंड रीजन का नेगेटिव है, 0.1 से 0.9 भी नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली डी और ई भी गलत है। यहां तक बात समझ आई। अरे हम सेकंड रीजन का ऑर्डर निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली बी जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी कांट डिटरमाइन, राइट, सो ए भी गलत है, केवल बी सही है। समझ आया? अगर केवल बी सही है तो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, एनटी ने 2 आंसर दे रखा है, बट आवर फाइनल आंसर इज 1, सो 1 विल बी आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन यहां पर गिवन है, फॉलोइंग फिगर shows dependence of the molar conductance of two electrolyte on concentration, lambda m naught is limiting molar conductivity। ठीक है, यहां पर फिगर गिवन है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है। ओके, lambda m for electrolyte A is obtained by extrapolation, for electrolyte B lambda m and root C graph is a straight line with intercept equal to lambda m naught, at infinite dilution the value of degree of dissociation approaches 0 for electrolyte B, and d lambda m naught for any electrolyte A or B can be calculated using lambda naught for individual ion। देखिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप lambda m की वैल्यू फाइंड आउट करें और अंडर रूट सी के रिस्पेक्ट में, सो अंडर रूट सी मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1/2, एंड दिस वन इज सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, सो मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर स्ट्रेट लाइन है, सो दिस वन इज बेसिकली फॉर, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन मिलता है, लैम्डा एम और अंडर रूट सी का ग्राफ, सो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कर्वी ग्राफ है वो हो गया हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक तो बात क्लियर, देखते से ही ये चीज पहचान आ जानी चाहिए।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा बी और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है ए। अब देखिए अगर ए स्टेटमेंट की बात करें तो एक्सट्रापोलेशन मेथड केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा बी है, तो ए ऑप्शन तो गलत हुआ। सो ए ऑप्शन लैम्डा एम नॉट फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन नॉट, दिस वन इज एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां तक बात समझ आई। अब बी पर आते हैं। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी लैम्डा एम एंड रूट सी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन और इंटरसेप्ट इसका लैम्डा एम नॉट होगा। यस, दिस वन इज एक्चुअली ट्रू, सो दिस वन इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब सी पर आते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा अप्रोचेस टू 1 नॉट 0 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। सो दिस वन इज 0 नहीं आता, अगर 1 आ जाता तो हमारा सही हो जाता, बट दिस वन इज इनकरेक्ट। अच्छा, और आगे क्या, अगर हम बात करें लैम्डा एम नॉट फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी और बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डेल्टा नॉट फॉर इंडिविजुअल आयन। यस, कोलरोश लॉ के अकॉर्डिंग हो सकता है, सो दिस वन इज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है भाई, तो हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ए एंड सी हमारे इनकरेक्ट हुए। सो इनकरेक्ट जो कि पूछे हैं दैट इज ए एंड सी। कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट हुए? 2, सो 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।